नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरियाणा के आश्चर्यजनक चुनाव परिणाम के तुरंत बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीर आई। मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी की हरियाणा में जीत की बधाई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहा और क्या मांगा, यह एक बड़ा सवाल उत्तराखंड की राजनीति में बन गया है। और इस मुलाकात के राजनीतिक मायने क्या है, राजनीतिक निहितार्थ क्या है और उत्तराखंड की बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को यह मुलाकात कैसे प्रभावित करती हुई दिखती है, यह समझना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड में पिछले काफी लंबे समय से यह चर्चा बार बार उठती रही है, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ धामी की मुलाकात की तस्वीर क्यों नहीं आ रही है। सवाल यह उठ रहा था, बीजेपी के पास जितने भी मुख्यमंत्री इस वक्त देश के राज्यों में हैं, उनमें सबसे अधिक बार धामी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते रहे हैं। पिछले 2-2.5 सालों में देखें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी बार मिले हैं जितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नहीं मिले हैं। धामी से यह सीधा सवाल कई पत्रकारों ने किया भी है, आखिर आप इतनी जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल कैसे लेते हैं और क्या क्या बातें करते हैं प्रधानमंत्री से इतनी बार मुलाकात के बाद। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हरियाणा में बीजेपी की आश्चर्यजनक जीत के बाद धामी और नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात के मायने क्या है, राजनीतिक मायने क्या है। इस मुलाकात के मायने और असर को 4 बिंदुओं में समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, इस मुलाकात ने उत्तराखंड के राजनीतिक हलकों में खासकर बीजेपी के एक खेमे के द्वारा फैलाए जा रहे चलाए जाए नैरेटिव को तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धामी से मिल नहीं रहे, यह नैरेटिव, यह बात पिछले कई माह से उत्तराखंड की राजनीतिक गलियों में हो रही थी। कोई नाराजगी तो नहीं है, भीतर भीतर कुछ चल तो नहीं रहा है, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन तो नहीं होने वाला है। पिछले 3-4 माह में उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा कई बार उठी। इस बीच धामी की प्रधानमंत्री से मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं आई। अफवाह यह उड़ने लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धामी से मिल नहीं रहे। इन अफवाहों को अधिक बल उस वक्त मिला जब त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित और भी कई लोग बीच बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते रहे। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रही, लेकिन धामी की तस्वीर कई माह से नहीं बनी। इस बीच प्रधानमंत्री से कई नेता उत्तराखंड के जो मिले, उनमें से कई उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति में धामी के विरोधी खेमे के माने जाते हैं। उत्तराखंड में 500 करोड़ रुपए एकत्रित कर सरकार को गिराने की साजिश के आरोप जो कि विधायक उमेश कुमार ने सदन में लगाए। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कानून व्यवस्था के नाम पर धामी सरकार पर सीधा कई बार हमला किया। मंगलोर और बद्रीनाथ उपचुनाव में हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के बड़े नेता तीरथ सिंह रावत ने सीधे सीधे धामी और उत्तराखंड के बीजेपी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर। धामी के विरोधी खेमे इस मुलाकात से झटके में महसूस कर रहे होंगे खुद को, जो अभी ये तस्वीर आई है, और बहुत से नैरेटिव जो उत्तराखंड में खड़े किए जा रहे थे उनको भी झटका लगेगा। आप एक बात पर गौर कीजिए, उत्तराखंड सरकार के प्रचार तंत्र ने हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद एक बात बहुत ही अधिक प्रसारित की है। हरियाणा में बीजेपी करीब करीब उन सभी सीटों पर जीत गई जहां पर धामी ने चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो किए और चुनावी जनसभाएं की। धामी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में करीब 38 जनसभाएं की और 10 रोड शो किए, और जहां जहां ये की, इनमें से 99% सीटें बीजेपी जीत गई। बाकायदा इन सीटों के नाम भी सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे, खबरों में आ रहे हैं। केंद्र से लेकर उत्तराखंड तक बीजेपी में एक बड़ा खेमा है जो धामी को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित करने की हर संभव कोशिश करता रहता है। वह यूसीसी का मामला हो, जो यह लगभग तय ही हो गया है कि 9 नवंबर को लागू हो सकता है, और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड में लैंड जिहाद और मजार जिहाद को लेकर, जो मजार पॉलिटिक्स है उसको लेकर जो धामी ने पिछले 2-2.5 साल में एक राजनीतिक तौर पर बड़ी लाइन खींची है। बीजेपी की विचारधारा, जिस तरह की बीजेपी राजनीति करती है उसको लेकर, इन सब बातों को लेकर ये बातें संघ के एजेंडे के बहुत करीब दिखती है। तो
धामी को एक बड़े ब्रांड के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाती रहती है। इसके साथ ही उत्तराखंड बीजेपी में एक खेमा है जो इस उम्मीद में हमेशा लगा रहता है कि कब धामी कमजोर हो, उनको उम्मीद दिखती रहती है धामी की नरेंद्र मोदी से मुलाकात इन बातों पर भी करीब करीब पूर्ण विराम लगाएगी, ऐसा माना जा रहा है। यह तो हुई दो बातें। अब तीसरी बात पर आते हैं। धामी ने प्रधानमंत्री से मिलकर उत्तराखंड राज्य में 4 बड़े प्रोजेक्ट की पैरवी की। इन चारों प्रोजेक्ट के उत्तराखंड के मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है, इनको समझा जाना चाहिए, क्योंकि हर परियोजना के अपने जो पब्लिक है उसके लिए लाभ, पर्यटन, जो धार्मिक यात्रा है उनके लिए लाभ की बात होती है। लेकिन सरकार जो भी काम करती है, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल की सरकार होती है, इसीलिए उन सब योजनाओं के कुछ राजनीतिक मायने भी होते हैं। अभी उत्तराखंड में बार बार यह मांग उठती रहती है कि बिजली महंगी होती जा रही है, सरकार प्रीपेड मीटर लेकर आ रही है, इनका भी विरोध हो रहा है। इन सब खबरों से राज्य में बीजेपी की आलोचना करने वालों को मौका मिलता है बार बार कुछ सवाल खड़े करने का। परसेप्शन यह बन रहा है कि उत्तराखंड में पूरे देश के लिए बिजली बनती है, लेकिन उत्तराखंड को ही बिजली नहीं मिल रही है, बिजली महंगी होती जा रही है। धामी ने प्रधानमंत्री से 21 जल विद्युत परियोजनाओं पर बात की है। इन सभी परियोजनाओं से जो जुड़े मामले हैं वो केंद्र में लंबित है। ये परियोजनाएं आगे बढ़ेगी तो राज्य का बिजली संकट कुछ कम होगा। धामी ने प्रधानमंत्री से दूसरी मांग के रूप में उत्तराखंड में प्रस्तावित 3 रोपवे पर चर्चा की। सोनप्रयाग गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे, इसके अलावा गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे और काठ गोदाम से नैनीताल रोपवे। ये तीनों जो रोपवे है ये बड़े ही महत्वपूर्ण रोपवे है उत्तराखंड में, धार्मिक यात्राओं को लेकर भी, आध्यात्मिक यात्राओं के नजरिए से भी और इसके अलावा पर्यटन के नजरिए से भी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रोपवे है इनको लेकर अगर 2 महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करें तो पहले यह कि ये रोपवे का जो विकास है और निर्माण है इसका जिम्मा केंद्रीय एजेंसियों को मिला हुआ है। धामी ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि जो तीनों रोपवे है इनका निर्माण और संचालन का जिम्मा उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किया जाए। इन रोपवे के बनने से उत्तराखंड में धार्मिक आध्यात्मिक यात्राओं के साथ साथ पर्यटन को भी तेज गति मिलेगी और अगर इनके बनाने का जिम्मा उत्तराखंड सरकार के पास आता है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। धामी का एक ये मैसेज जाएगा कि जो केंद्र सरकार है वहां से चीजों को लाने में, वहां से योजनाओं को लाने में, वहां से पैसा लाने में और वहां से योजनाओं को लाने में ये बहुत आसानी से ले आते हैं, यानी कि इनका बड़ा हस्तक्षेप है, वहां पर बड़ा प्रभाव है, वहां ट्यूनिंग जो केंद्र के साथ है वो बहुत अच्छी है। धामी ने तीसरी मांग की है उत्तराखंड में कुछ जगहों से छोटे विमान, यात्री विमानों के संचालन की अनुमति की अपील की है, अनुमति की का निवेदन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये सभी मांगे बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के साथ सबसे जो खास बात है केदारनाथ उपचुनाव पर आते हैं। अब केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो सबसे बड़ी खास बात है, धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और बाबा केदारनाथ का प्रसाद भेंट किया है। उत्तराखंड में जल्द ही केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। यह सीट गढ़वाल क्षेत्र में आती है और गढ़वाल में ही बीजेपी में सबसे अधिक घमासान दिख रहा है पिछले कुछ माह से अगर बात करें तो। बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी दबाव में है, वहां पर बीजेपी के लिए उम्मीदवार का चयन करना भी मुश्किल दिख रहा है। अभी धामी ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर एक घोषणा की। केदारनाथ उपचुनाव के संदर्भ में इस घोषणा को माना जा रहा है। उन्होंने कहा रुद्रप्रयाग में मंच से कि जब तक क्षेत्र की जनता को विधायक नहीं मिल जाता है तब तक इस क्षेत्र के लोगों के लिए मैं ही खुद विधायक बनकर काम करूंगा। माना जा रहा है यह धामी का केदारनाथ उपचुनाव को लेकर एक इमोशनल दांव है, लेकिन धामी की यह बात इस ओर भी संकेत कर रही है कि धामी अपने नाम पर केदारनाथ में जो उपचुनाव होने वाला है उसको अपने नाम पर लड़ने के मूड में है, ताकि लोकल नेताओं के बीच जो राजनीतिक घमासान की उम्मीद दिख रही है टिकट बंटवारे के बाद उसको कम किया जा सके। इसीलिए धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाबा केदारनाथ का प्रसाद और केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति सौंपी है ताकि कुछ संदेश केदारनाथ तक पहुंच सके, ऐसा माना जा रहा है। धामी से प्रधानमंत्री की यह मुलाकात एक और मायने में महत्वपूर्ण है, कुछ बातें याद दिलाती है। उत्तराखंड में चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदला था। हरियाणा में भी 6 माह पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री को बदला। उत्तराखंड में भी
सभी ने यह मान लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कि बीजेपी हार रही है और कांग्रेस को बड़ी जीत मिल रही है। और हरियाणा में भी सभी ने यह मान लिया था कि बीजेपी हार रही है, कांग्रेस को बड़ी जीत मिल रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस में हरियाणा में जिस तरह का घमासान हुआ है, करीब करीब उसी तरह का घमासान उत्तराखंड में भी हुआ था। सारे अनुमान धराशायी हो गए थे, विपरीत परिणाम आया था। सारे अनुमानों के परिणाम जनता ने बीजेपी के पक्ष में दिया था। बीजेपी 2022 में बड़े बहुमत के साथ जीत गई। धामी नरेंद्र मोदी से इस मुलाकात के जरिए यह याद दिला रहे हैं कि कई बार परसेप्शन जो बनता है, नैरेटिव जो बनते हैं, जो बहुत सारे लोग बातें करते रहते हैं, जनता उसके विपरीत परिणाम देती है। और ऐसा ही केदारनाथ में भी होने वाला है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। खासकर हरियाणा के परिणाम के बाद, जो हरियाणा ने परिणाम दिया है, इसके बाद तो और भी अधिक दांव पर लग गई है। क्योंकि हरियाणा में इतने विपरीत नैरेटिव के बाद भी अगर बीजेपी जीत सकती है तो केदारनाथ में जीतती नहीं है, तो यह माना जाएगा कि जो 2024 में बीजेपी की सीटें घटने के बाद एक माहौल बना था, वो समाप्त हो चुका है। अगर केदारनाथ में बीजेपी हारती है तो यह उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार और बीजेपी के उत्तराखंड के संगठन के खाते में आ जाएगी यह हार। 2024 के चुनाव परिणाम के बाद बना माहौल करीब करीब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। खासकर बीजेपी में अंदरूनी तौर पर तो दिख ही रहा है। अब देखते हैं केदारनाथ की जनता क्या परिणाम लिए हुए खुद को तैयार किए हुए बैठी है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।